जय हिंद सभी साथियों को। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले कुछ एक बातें जो हैं अपने को समझनी है। और वो कुछ इस प्रकार से हैं कि भाई हम अपनी क्लास की रूपरेखा को किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। हम अपनी क्लास में किस प्रकार से सारे टॉपिक पढ़ेंगे, किस प्रकार से उनकी प्रैक्टिस करेंगे और किस तरह उन्हें याद करेंगे। देखो, पहली बात तो ये है कि भाई अपन डेली का टॉपिक भाई एक पूरा हो या नहीं हो, लेकिन उसको पढ़ते हुए साथ साथ चलेंगे। और हफ्ते के 7वें दिन उसका क्या हो जाएगा, आपके टेस्ट। हफ्ते के 7वें दिन क्या हो जाएगा, टेस्ट। या फिर एक हफ्ते के पहले ही अगर मान लो वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उस टॉपिक की अपन प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। जब तक वो टॉपिक अपने को अच्छे से याद नहीं होगा अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। स्टूडेंट का जैसा रिव्यू आएगा हम उस प्रकार से आपकी क्लास को मैनेज करेंगे। अब आगे समझो कि भाई ये जो टेस्ट है, टेस्ट हो जाने के बाद में भी आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो वो डाउट भी आप अपनी क्लास में पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट रह गया, और उस डाउट को भी अपन आराम से सॉल्व करते हुए आगे चले। देखो, भागम भागी नहीं करनी है। आप ये सोचोगे कि एक ही दिन में आप सब कुछ पढ़ लो, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। और कोशिश यही करेंगे कि हम धीरे धीरे पढ़ते हुए अपनी सारी क्लासों को कंप्लीट कर लें। इसी तरह जैसे मान लो आज अपन जो है ज्योग्राफी के पोर्शन को शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफी के बाद में अपन हिस्ट्री, पॉलिटी और अपना जो स्टैटिक का आता है पोर्शन, वो स्टैटिक का पोर्शन भी पूरा कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर अपन चलेंगे तो धीरे धीरे सारे टॉपिक अपने क्लियर हो जाएंगे और आपको बार बार किसी एक विषय को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बिना बार बार पढ़े आप जो है केवल सवालों पर डायरेक्ट आकर पढ़ लोगे तो ये थोड़ा आपके लिए हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि डायरेक्ट आप सवालों पर ना आओ। क्लियर है? आप पहले टॉपिक को समझो, टॉपिक खत्म होने के बाद 7वें दिन टेस्ट दो। टेस्ट में देखो कि आपने कितना अडेप्ट किया है और उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ठीक है, चलो। तो आज की अपनी क्लास जो रहेगी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की रहेगी। इसकी रहेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम ये देखेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे विषय प्रवेश। विषय प्रवेश क्या होता है कि भाई इस विषय का जनक कौन है, किसने इस विषय को नाम दिया, किस भाषा का ये ज्योग्राफी शब्द है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे से। देखो, बात करें अपन शब्द ज्योग्राफी की तो ध्यान देना ये जो ज्योग्राफी शब्द है, इस शब्द का जनक कौन है, इरेटोस्थेनीज। ज्योग्राफी शब्द का जनक कौन हो गया, इरेटोस्थेनीज। वहीं अगर हम बात करें सॉरी, शब्द का जनक इरेटोस्थेनीज हो गया, वहीं बात करें ज्योग्राफी का जनक कौन है तो ज्योग्राफी का जनक कौन हो जाएगा, हिकेटियस। कौन हो जाएगा, हिकेटियस। यहां समझो, इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि प्रथम प्रयोग किसने किया था, कि ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था इरेटोस्थेनीज ने। किसने किया था, इरेटोस्थेनीज ने। इसी ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द दिया। लेकिन बात करें इस विषय का जनक कौन है तो इस विषय का जनक कौन हो जाता है, हिकेटियस हो जाता है। कौन हो जाता है, हिकेटियस। यहां तक की बात क्लियर है आपके। अब आगे देखो, ये जो ज्योग्राफी है ये किस भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि जियो प्लस ग्राफोस से बना है। किससे बना है, जियो प्लस ग्राफोस से। जिसमें जियो का मतलब तो क्या हो जाता है, पृथ्वी। वहीं ग्राफोस का मतलब क्या हो जाता है, वर्णन। क्या हो जाता है, वर्णन। यानी पृथ्वी पर समस्त चीजों का वर्णन ही क्या कहलाता है, आपका जियोग्राफी कहलाता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक की। इसमें अब हमने तीन चीजें पढ़ ली कि भाई जियोग्राफी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, इरेटोस्थेनीज ने। तो इसलिए इस शब्द का जनक कौन हो गया, इरेटोस्थेनीज। जबकि जियोग्राफी विषय का जनक कौन हो गया, ये हो गया हिकेटियस। कौन हो गया, हिकेटियस। किस भाषा का शब्द है ये, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। जो कि किससे बना है, जियो प्लस ग्राफोस से। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब क्या हो गया, वर्णन। इसी तरह एक दो टर्म आपके और आती है, और वो एक दो टर्म क्या है वो समझो। एक आता है प्राचीन भूगोल का जनक। प्राचीन भूगोल का जनक, फादर ऑफ एंशिएंट ज्योग्राफी। प्राचीन भूगोल का जनक, प्राचीन भूगोल का जनक। अगर ये आपसे पूछे, देखो जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा सवाल वैसा जवाब, ज्यादा खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। प्राचीन भूगोल का जनक अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो कौन हो जाएगा, इरेटोस्थेनीज। प्राचीन भूगोल का जनक कौन हो गया, इरेटोस्थेनीज। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया, इरेटोस्थेनीज। भूगोल का जनक कौन है, हिकेटियस। क्लियर हो गई बात। प्राचीन भूगोल का इरेटोस्थेनीज हो गया। वहीं पर एक शब्द आता है आधुनिक भूगोल का जनक।
क्या आता है शब्द? आधुनिक भूगोल का जनक। नवाचार होते रहते हैं, ठीक है, इन सब में। तो आधुनिक भूगोल का जो जनक होगा अपने, ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन हो जाएगा? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वॉन हम्बोल्ट। अगर आपसे पूछ ले आधुनिक भूगोल का जनक कौन हो जाएगा, तो आधुनिक भूगोल का जनक हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। जैसा सवाल वैसा जवाब। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। प्राचीन भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज। भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थेनीज। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। और भूगोल किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। 5 बातें हमने एक स्लाइड से अच्छे से पढ़ ली। बात समझ में आ गई? आज का जो अपना टॉपिक रहेगा इस जियोग्राफी के अंदर रहेगा, वो रहेगा आपके सौर मंडल। क्या रहेगा टॉपिक? सौर मंडल। सौर मंडल या सोलार सिस्टम, इसको अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सौर मंडल को शुरू करने से पहले, ठीक है, सौर मंडल को शुरू करने से पहले दो चार बातें हैं जो हमें क्लियर करनी है। दो चार बातें कौन कौन सी क्लियर करनी है? पहली बात तो ये कि भाई अपन ग्रह किसको कहते हैं? वैसे अपन इसमें ग्रह, उपग्रह, तारे, धूमकेतु ये सब पढ़ने वाले हैं। तो इनकी परिभाषा थोड़ी सी देख लो कि भाई हम ग्रह किसको कहते हैं और हम तारा किसको कहते हैं। तो ग्रह क्या हो जाएगा? ग्रह वह खगोलीय पिंड है जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता और जो परावर्तित प्रकाश से चमकता है। क्या है? परावर्तित प्रकाश से चमकता है। मतलब खुद लाइट एमिट नहीं करता है, वो क्या करता है? रिफ्लेक्टेड लाइट से क्या करता है? चमकता है। बात क्लियर हो गई? वहीं तारा क्या हो जाएगा कि वह खगोलीय पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश होता है। जिसका क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। ये क्या खगोलीय पिंड क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि लाइट को एमिट करती है। लाइट को क्या करती है? एमिट करती है। वहीं ग्रह क्या हो जाएंगे? ग्रह वो खगोलीय पिंड हो जाएगा जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट से चमक रहा है। जैसे मेरे आसपास लाइट लगी हुई है, मैं चमक रहा हूं। अगर मान लो ये लाइट को अगर आप तारा मानते हो तो मैं क्या हो जाऊंगा? ग्रह हो जाऊंगा, जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण आपको दिखाई दे रहा है। अगर मान लो लाइट बंद हो जाएगी तो मैं वैसे ही आपको नहीं दिखाई दूंगा। ठीक है, चल। तो आज अपना जो टॉपिक शुरू होता है वो जनरली यहाँ से होता है। सबसे पहले हमने विषय प्रवेश कर लिया, विषय के अंतर्गत हमने चीजें देख ली किस प्रकार से है। तो यहाँ देखो ये जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल को अपन यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात आप सभी की? यहाँ देखो एक सौर मंडल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है। तो एक सौर मंडल में आपका ग्रह आता है। एक सौर मंडल में क्या आता है? ग्रह आता है, उपग्रह आता है, क्षुद्र ग्रह आता है। कि सर क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ड्वार्फ प्लेनेट। यानी क्षुद्र ग्रह मतलब वो ग्रह जो अन्य ग्रहों से बहुत छोटे हैं या बौने हैं। अन्य ग्रहों से बहुत छोटे हैं या बौने हैं, ये ग्रह क्या कहलाते हैं? आपके ड्वार्फ प्लेनेट कहलाते हैं। फिर उल्का पिंड आ गए, फिर धूमकेतु आ गया। उल्का पिंड मतलब अंतरिक्ष में जो भी पत्थर है, मारवाड़ी में हम क्या कहते हैं? भाटे। वो पत्थर जो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, एक चमकता हुआ दिखता है आपको वो भाग। ठीक है, धूमकेतु हो गया। हेली धूमकेतु के बारे में आप जानते ही हो, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। और क्या है? धूल कण है, कुछ डस्ट पार्टिकल है और कुछ गैसेस है। इन सब से मिलकर क्या बना है? इन सब से मिलकर बना है अपना सौर मंडल या सोलार सिस्टम। अब इनमें कौन कौन से प्लेनेट है, उन प्लेनेट की क्या विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उन पर बढ़ने से पहले कुछ एक चीजें जो है और यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो पहली चीज है कि भाई सबसे बड़ी जो आकाश गंगा है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी आकाश गंगा, सबसे बड़ी आकाश गंगा। कि सर सबसे बड़ी आकाश गंगा का नाम क्या? आकाश गंगा क्या होती है? इन्हीं सौर मंडलों के अंतर्गत तारे, ग्रह, उपग्रह इन सब को मिला लो तो वो क्या बनता है आपके? वो बनता है एक आकाश गंगा। क्या बनती है? एक आकाश गंगा। तो ऐसी ही कई सारी करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। जैसे मान लो कि ये एक छोटा सा डॉट है और इसी डॉट के अंदर अपने अर्थ भी है, सन भी है, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, ये सारे हैं। ये एक आकाश गंगा के अंदर है। ऐसी ही करोड़ों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के अंदर है। ऐसी ही करोड़ों आकाश गंगाएं क्या है? ब्रह्मांड के अंदर है। आपने जो है अभी हाल फिलहाल की कई सारी ऐसी मूवीज में देखा होगा मल्टीवर्स।
मल्टीवर्स मतलब क्या है, अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग वर्ल्ड, अलग अलग सन्स। तो ये इसी तरह के आपके हैं। ऐसे ही कई सारी आकाश गंगाएं हैं, ऐसी कई सारी जो है असंख्य तारे हैं। तो इन्हीं में से जो ऐसी छोटी-छोटी कई सारी आकाश गंगाएँ हैं, उनमें सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन-सी है? उस आकाश गंगा का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपके लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। क्या नाम है? लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। अल्फा ब्लॉब्स। लाइमन अल्फा ब्लॉब्स ये क्या है? ये सबसे बड़ी आकाश गंगा है। ये क्या है? ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाश गंगा का नाम क्या है? लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। कि सर ये तो सबसे बड़ी आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है, हमारी आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा, और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके मिल्की वे या दुग्ध मेखला। मिल्की वे या दुग्ध मेखला। मिल्की वे या इसी को क्या कह दिया? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। मिल्की वे या दुग्ध मेखला। ये क्या है? हमारी आकाश गंगा का नाम हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बात? इसके बाद में हमारी आकाश गंगा का सर आकार कैसा है? ये जो हमारी आकाश गंगा है, इसका आकार कैसा है? बात करें इसके आकार की, तो आकार हो जाएगा सर्पिलाकार। आकार कैसा हो जाएगा? सर्पिलाकार। हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा हो गया? सर्पिलाकार आकार हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक की? सर्पिलाकार मतलब जैसे मान लो सांप कुंडली मार के बैठा हो, कुछ इस प्रकार से स्पाइरल। स्पाइरल फॉर्म में क्या है? अपनी आकाश गंगा है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक की? इसके बाद आगे समझो अगली चीज क्या आती है। आकाश गंगा देखो पहले क्या मानते थे लोग अपने यहाँ, जैसे मान लो आपने भी ये कई सारी अवधारणाएं सुनी होगी कि हमारा जो सौर मंडल है वो एक सांप के फन पे है। हमारा जो सौर मंडल है या हमारा जो सूर्य है या हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, जनरली पृथ्वी को लेकर ये अवधारणाएं थी कि हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी बैल के सींगों पर के बीच में रखी हुई है, और जब बैल एक सींग से दूसरे सींग पर लाता है, इसी वजह से क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। उसके बाद में बात करें तो किसी का मानना था पृथ्वी जो है ये किस पर रखी हुई है? पृथ्वी रखी हुई है आपके सांप के फन पर। किस पे रखी हुई है? सांप के फन पर रखी हुई है। जब वो हिलता डुलता है तो इसके कारण क्या होते हैं? भूकंप आते हैं। ऐसी कई सारी थ्योरी चलती होगी, आपने भी सुनी होगी। बाद में जब इंसान गया और उसने देखा अंतरिक्ष में, ना तो उसको सांप मिला, ना उसको सांड मिला जिसके सींग के ऊपर रखी हुई थी, मतलब धोखा हो गया उसके साथ में। तब पता चला कि भाई हमारी आकाश गंगा जो है उसमें पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। ये बात जब कोपरनिकस ने बताई लोगों को, तो लोगों का ऐसा मानना था कि पृथ्वी ही सुपीरियर है। पृथ्वी ही क्या है? सुपीरियर है। पृथ्वी किसी के चारों ओर नहीं घूमती है, बाकी सारे ग्रह और सूर्य उसके चारों ओर घूमते हैं। तो जब कोपरनिकस ने ये कहा कि मूर्खों ऐसा नहीं है, तुम गलत पढ़ रहे हो, तो उसको जिंदा जला दिया गया। आप जब हिस्ट्री में आएंगे तब वहां मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ देखो कि कोपरनिकस से पहले क्लॉडियस टॉलमी ने, ठीक है, या फिर एक बार इसको कर देते हैं कि भाई कॉपरनिक्स द्वारा, कॉपरनिक्स द्वारा द्वारा सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया गया। कौन सा सिद्धांत दिया गया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत, या जिसको अपन क्या कहते हैं? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसको अपन क्या कहते हैं? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। सूर्य केंद्रित सिद्धांत। अगर आपसे पूछ ले सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, तो सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया गया था कोपरनिक्स के द्वारा, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार सूर्य केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह उसके क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। बाकी सारे ग्रह क्या लगा रहे हैं? उसके चक्कर। ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी कोपरनिक्स ने। किसने थ्योरी दी थी? कोपरनिक्स ने। इसके बाद में बात करें तो अगली चीज आती है, ब्रह्मांड में चमकीला तारा कौन सा है? ब्रह्मांड में चमकीला तारा, तो ये क्या हो जाएगा? साइरस या डॉग स्टार। डॉग स्टार, ठीक है, कोई कुत्ता तारा नहीं कहेगा इसको, ये कुत्ता तारा नहीं है, ये क्या हो जाएगा? डॉग स्टार। वहीं अगर हम बात करें तो सूर्य के नजदीक चमकीला तारा कौन सा है? सूर्य के निकट चमकीला तारा, सूर्य के निकट
सूर्य के निकट चमकीला तारा। सूर्य के निकट चमकीला तारा, तो सूर्य के निकट चमकीला तारा कौन सा हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये क्या हो जाएगा? सूर्य के निकट चमकीला तारा। यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई? ठीक है, इसको एक बार देखो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए, इतना होने के बाद अब देखो, बात करते हैं अपने सूर्य और अन्य ग्रहों की। किसकी बात करते हैं? सूर्य और अन्य ग्रहों की। तो ध्यान से देखते चलना। यहाँ देखो, ये हो गया सूर्य, और सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है? ग्रहों का क्रम है। सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है? ग्रहों का क्रम है। पहला है सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। उसके बाद आती है एक एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या आती है? एक एस्टेरॉइड बेल्ट। फिर आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या हो गए? टोटल अपने 8 प्लेनेट हो गए। कि सर 8 कैसे? 9 थे ना? 9 थे। 9 क्या थे? प्लूटो को प्लेनेट की श्रेणी से हमने बाहर निकाल दिया। प्लूटो को क्या किया? प्लेनेट की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। कि सर प्लेनेट की श्रेणी से बाहर क्यों निकाला? तो बाहर निकालने का कारण क्या था? कि भाई ना तो निश्चित आकार था, ना गुरुत्वाकर्षण था। उस पर भी आएंगे धीरे धीरे, फिलहाल ये समझो। सबसे पहली चीज क्या? कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? सबसे पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हो गया। इसके बाद देखो, बात करते हैं आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। आकार के आधार पर देखो, सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद दूसरा है शनि, तीसरा है अरुण और चौथा है वरुण। आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या हो गया? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों एक ही साथ याद करने हैं। पृथ्वी 5। पृथ्वी 5, ये कई बार पूछा जाता है, आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी 5। पृथ्वी कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर पर। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गई? कि हाँ सर, बिल्कुल क्लियर होगी। और सर हमें ये पता है कि सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। तो गिनती तो आती है। यहाँ 8 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? बुध हो गया। अब बात रही इन दोनों के बीच में कि इनको कैसे याद करें। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं? ये कहते हैं अपन शुक्र को, यानी वीनस को। किसको कहते हैं? शुक्र या वीनस को। मतलब लगभग इसके बराबर है। तो इससे जस्ट ही छोटा होगा शुक्र। और गिनती में लास्ट कौन सा बच रहा? 7। तो ये लो 7 7। तो अभी तक हमने दो चीजें देखी है। अभी तक हमने दो चीजें कौन सी देखी है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। दो चीजें देख ली। अब तीसरी चीज देखो, जो इस एस्टेरॉइड बेल्ट के, ठीक है, ये जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है, यहाँ छोटे छोटे कई सारे आपके क्या हैं? पत्थर है, या मैं यूं कह दूं क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, छोटे छोटे, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति। इनकी संख्या 40,000 के करीब है। इसको हमने क्या नाम दिया है? एस्टेरॉइड बेल्ट, या फिर क्षुद्र ग्रह पट्टिका, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टिका। क्षुद्र ग्रह पट्टिका। इस बेल्ट के अंदर वाले ग्रहों को क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह, या फिर हम यूं कह सकते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, या फिर इन्हीं को कहते हैं चट्टानी ग्रह। इन्हीं को क्या कहते हैं? चट्टानी ग्रह कहते हैं। पार्थिव या चट्टानी, चट्टानी ग्रह। सर पार्थिव क्यों कहा? पार्थिव मतलब पृथ्वी के सदृश, अर्थ लाइक प्लेनेट। पृथ्वी के सदृश या अर्थ लाइक प्लेनेट किसको कहते हैं? ये कहते हैं अपने इन 4 ग्रहों को, जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर है। तो इसलिए आंतरिक ग्रह कह दिया। फिर जो इस बेल्ट के बाहर है, इनको कह दिया हमने गैसीय ग्रह। कैसे ग्रह? गैसीय ग्रह। गैसीय ग्रह, या फिर इनको हमने नाम दे दिया जोवियन ग्रह। कौन से ग्रह? जोवियन। तो गैसीय या जोवियन ग्रह की श्रेणी में कौन आ गया? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वहीं बात करें तो पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह की श्रेणी में कौन आ गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। कई बार सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों में शामिल नहीं है? 3 नाम यहाँ से हो जाएंगे, एक नाम यहाँ से हो जाएगा। जैसा अगर मैं सवाल पूछूं कि शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति में से
कौन-सा आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में शामिल नहीं है, तो अपने आप ही बृहस्पति आंसर हो जाएगा। और आजकल सवालों का ट्रेंड कुछ चेंज हुआ है, वो कहते हैं निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन छांटिए, और फिर कह देंगे कि बुध, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। फिर उसके बाद में बृहस्पति, शनि और अरुण बाहरी ग्रह हैं, दोनों बातें सही है। फिर कह देंगे इनमें से कि भाई बुध, शुक्र और मंगल आंतरिक ग्रह हैं, कि बिल्कुल है। फिर कह देंगे बृहस्पति, शनि और मंगल आंतरिक ग्रह हैं, तो ये लाइन गलत हो जाएगी। मंगल कैसा आता है, आंतरिक है, वहीं बृहस्पति बाहरी ग्रह। इस प्रकार के कई सारे सवाल अपने रहते ही रहते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने 3 चीजें देखी हैं। कौन-कौन सी? आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं, बाहरी ग्रह किसको कहते हैं। इतनी चीज देख ली। अब तीसरी चीज और देखो यहीं पर। मैं जैसा बनाऊं फोटो, वैसा का वैसा फोटो आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ये जो बुध और शुक्र है, ये ऐसे 2 प्लेनेट हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं घूमता है। कहने का मतलब क्या है? इनके उपग्रह नहीं है। इनके उपग्रह नहीं है। कि भाई ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं, ऐसे कौन से 2 प्लेनेट हैं जिनके कोई सैटेलाइट नहीं है, जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो ऐसे केवल 2 ही हैं, और उनका नाम क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, ऐसे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो एक हो जाएगा बुध और दूसरा हो जाएगा शुक्र। यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हुई आपके? अब अगली चीज समझो। अगली चीज आती है, देखो कि पूरे ग्रह जो हैं, अपने ये सारे के सारे ग्रह जो हैं, ये सब बात अपने घर का कहना मानते हैं, सीधे रास्ते जाते हैं, सीधे रास्ते आते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? सारे के सारे ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व। सारे ग्रह बेचारे पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, सारे। कुछ एक को छोड़कर, कुछ एक को छोड़कर सारे ऐसे ही घूमते हैं। लेकिन अरुण और शुक्र ने कहा कि जैसी दुनिया करती है हम वैसा क्यों करें, हम कुछ अलग करेंगे तभी तो दुनिया हमें जानेगी। और इसी अलग करने के चक्कर में शुक्र और अरुण कैसे घूमते हैं? ये घूमते हैं विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में मतलब पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम। कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम। तो ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जहां पर अपन, कई बार घर वाले कहते हैं जल्दी उठ जाते हैं तब, कि आज लगता है सूर्य पश्चिम में उदय हुआ होगा। कहाँ? पश्चिम में। कि भाई ये घटना हो गई। तो कई बार पूछ लेते थे ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जहां सूर्य सच में पश्चिम में उगता है, तो ये कौन से हो जाएंगे? अरुण और शुक्र। तो अरुण और शुक्र पर जब आप कॉपी बनाओ तब हल्का सा यूं स्टार लगा देना। स्टार लगा के, सर स्टार लगा के कुछ लिखना है? कुछ नहीं लिखना है। जब आप इस फोटो को देखोगे तब इससे 3 से 4 सवाल आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे कि मैंने ये स्टार क्यों लगाए थे। बाकी सारे ग्रह कैसे घूम रहे हैं? पश्चिम से पूर्व। यहाँ अगर मैं छोटा सा लोगो लगा के आपको बताऊं, तो ये वाला लोगो जो है ये किसको डिनोट कर रहा है? पश्चिम से पूर्व को। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये जो लोगो है आपका, या ये जो कलर है आपका, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है आपके पूर्व से पश्चिम को। पूर्व से पश्चिम। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देखो, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो, अब यहाँ देखो। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गई कि भाई कौन सा, देखो कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है, कौन कैसे घूमता है, और कहाँ अपनी एस्टेरॉइड बेल्ट है, कौन सा आंतरिक ग्रह हो, कौन सा बाहरी ग्रह है। यहाँ तक की बात एकदम डिटेल से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अपन जिस टॉपिक को शुरुआत कर रहे हैं वो है अपने आज का सौर मंडल। और सौर मंडल में सबसे पहले क्या आएगा? सूर्य आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? सूर्य। सूर्य के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। मैंने आपको इस फोटो में अच्छे से बता ही दिया है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ है, कौन सा प्लेनेट कहाँ नहीं है, क्या इनकी खासियत है और क्या इनकी खासियत नहीं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। किसकी बात करते हैं? सूर्य की। सूर्य के बारे में देखो, वैसे देख रहे हो, ध्यान से देख ही रहे हो ये कितना गर्म है। ठीक है, यहाँ देखो, बात करें सूर्य के बारे में तो कुछ चीजें इनके बारे में जान लो। जैसे बात करें सूर्य को, तो सूर्य को कहते हैं सौर मंडल का जनक। सूर्य को क्या कहा जाता है? सौर मंडल का जनक। सौर मंडल का जनक कहते हैं, फादर ऑफ सोलर सिस्टम। किसको कहते हैं? सूर्य को, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी आपको पता ही है। ठीक है, उसी के थ्रू क्या होता है, आपके अलग अलग ग्रहों का निर्माण होता है। ठीक है, इन सब पर भी बात करेंगे। आगे देखो,
बात करें सूर्य का प्रकाश जो है ये 8 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड की गति से क्या है चलता है। इतनी स्पीड से जो है ये क्या चलता है अपना सूर्य की लाइट चलती है। और इतनी स्पीड में चलने के कारण ही क्या होता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। कितना समय लेता है 8 मिनट और 20 सेकंड का। अब यहाँ पर कई जनों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर हमने कहीं 8:18 भी पढ़ा है और हमने कभी गलती से 8:16 भी पढ़ा है, आप 8:20 बता रहे हो, क्या दिक्कत है इसमें? तो दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि एक चीज हल्की सी मैं थोड़ा सा इसको जो है नई स्लाइड पे ले लेते हैं चलो। होता क्या है देखो बेटा कि भाई ये अपने क्या है सारे प्लेनेट जो है इस पाथ पे क्या होते हैं घूमते हैं। इतना आपको पता है कि बिल्कुल सर पता है। अब देखो अगली चीज, सूर्य क्या है एकदम सेंटर में नहीं होकर थोड़ा सा साइड में है, थोड़ा सा क्या है साइड में। यहाँ पर क्या है सूर्य, यहाँ क्या हो जाता है सूर्य। और पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है, बिल्कुल घूमेगी, क्यों नहीं घूमेगी, काम है इसका घूमना। तो ध्यान से देखो होता क्या है, पृथ्वी जो है घूमते घूमते किसी टाइम यहाँ पे भी आएगी, घूमते घूमते किसी टाइम यहाँ पे भी आएगी, घूमते घूमते किसी टाइम यहाँ पे भी आएगी और घूमते घूमते किसी टाइम यहाँ पे भी आएगी। यहाँ सर आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, घूम ही रही है, घूमना काम है इसका। तो होता क्या है ध्यान से देखो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होगी तब सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। जब दूरी बहुत ज्यादा होगी तो टाइम जो है ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बिल्कुल लगेगा सर। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम होगी तब इनके बीच में टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ सर बिल्कुल लगेगा। तो फिर अभी भी समझे नहीं सर, क्या मतलब कहना क्या चाहते हो। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा होगी तब समय ज्यादा लगेगा, यहाँ समय क्या लगेगा थोड़ा कम लगेगा, यहाँ भी कम लगेगा, यहाँ भी कम लगेगा। तो हमें तो अब इतने सारे टाइम कौन याद करे, हमें एक एवरेज टाइम बताओ कि भाई फिक्स टाइम या एक एवरेज टाइम क्या है। तब सभी ने क्या कहा कि भाई टोटल जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं 500 सेकंड। ये हमने क्या मान लिया एवरेज मान लिया, क्या मान लिया एवरेज। और जब हमने एवरेज मान लिया है तो फिर ये एवरेज निकल के भाई नजदीक होगा तो क्या पता 8:18 में भी पहुंच जाए। ठीक है, कई बार 8:16 में भी पहुंच जाए, यहाँ पर 8:20 में भी पहुंच जाए। तो हमने कहा भाई फिक्स टाइम बता दो एक जो सबके लिए बराबर हो जाए कि सर 8:20 याद कर लो। क्या याद कर लो 8:20 जो है आप याद कर लो। तो हमने कहा ठीक है भाई हम 8:20 याद कर लेते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा आपके 8 मिनट और 20 सेकंड का ये समय लेगा। कहाँ तक पहुंचने में, पृथ्वी तक इसका प्रकाश पहुंचने में। कि सर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी आती है इसको यही लिख देते हैं। ठीक है, देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है ये हो जाती है आपके लगभग, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है ये है आपकी 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर, या फिर हम इंडियन से हम हमेशा एवरेज लगाते हैं यानी 15 करोड़ किलोमीटर। कितने करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। बात क्लियर हुई। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 15 करोड़ किलोमीटर। स्पीड इतनी है, आप गणित के विद्यार्थी हो अपने आप सारा सिस्टम निकाल दोगे। फिर बात करें तो ये जो सूर्य है इस पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। ये कई बार पूछा जाता है, हमें यहाँ पर याद रह जाता है, लेकिन परीक्षा के समय क्या होता है दिमाग पर इतना दबाव होता है कि हम इस चीज को पहचान नहीं पाते। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ही क्या है, जब दो नाभिक मिलते हैं तब इनसे ऊर्जा बनती है और यही ऊर्जा जो है सूर्य के अंदर प्रकाश का कार्य करती है यानी लाइट का काम करती है। बात क्लियर हुई। तो सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो जाएगा। और सूर्य पर कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, तो हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है और अन्य गैसें। और इनका कई बार प्रतिशत पूछे तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 24.5% और अन्य गैसें 2.5% अन्य गैसें पाई जाती है। और इन गैसों का अनुपात, तो हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। और क्लास कैसी लगी, क्लास के बारे में भी जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, जय हिंद सभी को।